सभी साथियों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। जल्दी से जुड़ जाइए। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ ज़बरदस्त टेस्ट। ये टेस्ट जो टेस्ट है ना, साइकोलॉजी का है और ये टेस्ट नंबर हमारा 16 है। इसका मतलब साफ साफ पता चल गया होगा आपको कि इससे पहले मैं आपको 15 टेस्ट सोल्व करवा चुका हूँ। ये 15 ही टेस्ट जो है ना, ये संपूर्ण पाठ्यक्रम पर थे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुई बात। तो ये टेस्ट ज़बरदस्त क्यों है, ज़बरदस्त क्यों है, ये तो आप खुद आगे चलकर देखेंगे। लेकिन साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर कर दे। तो चलिए चलते हैं। आज का पहला प्रश्न आपके सामने पेश है। क्या कहना चाहता है, देखो पहला प्रश्न आपसे ये कहना चाहता है कि आपको बताना है। ये आ चुका है साहब पहला प्रश्न। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या कहना चाहता है प्रश्न, देखो प्रश्न नंबर 1 जो ये कहना चाहता है आपसे, प्राक संक्रियात्मक अवस्था है। मतलब कि साथियों इसका दूसरा नाम है, ध्यान देना, पूर्व। इसी को प्राक को दूसरा क्या बोलते हैं साथियों, दूसरा नाम है पूर्व। पूर्व का मतलब होता है पहले। ठीक है ना, पूर्व का मतलब क्या होता है, पहले। तो इसका आपको बताना है कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या प्राक संक्रियात्मक अवस्था है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए मुझे। बिल्कुल सही, बहुत सारों का आंसर सही आ रहे हैं, बिल्कुल सही है। जो भी इसका उत्तर ऑप्शन नंबर 2 जो दे रहा है ना, ऑप्शन नंबर 2, उसका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 2 जो है ना, ये सही हो जाएगा इसका आंसर। इसका मतलब ये हुआ कि प्राक संक्रियात्मक अवस्था जो होती है ना, ये 2 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक की जो आयु होती है ना, उससे बोलते हैं प्राक या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अब साथ में इसकी व्याख्या कर लेते हैं। ध्यान देना, जन्म से 2 माह का मतलब होता है, जन्म से 2 माह का मतलब जन्म से 24 माह का मतलब होता है साथियों, दो जन्म से लेकर 2 वर्ष तक। इसको मैं क्या 2 वर्ष भी बोल सकता हूँ, 2 वर्ष भी बोलूँ ना तो कोई भी गलत नहीं है। 2 वर्ष नहीं बोल सकता हूँ कैसे, देखो 12 के 12, 12 दूनी 24, यानी कि एक साल में 12 महीने होते हैं। कुल मिला के आपको समझ में आ गया। जन्म से लेकर 2 साल तक, जन्म से लेकर 2 साल यानी 2 वर्ष तक की जो अवस्था होती है, उस अवस्था को हम बोलते हैं, देखो सुनना ध्यान से, संवेदी, इंद्रिय, पेशीय, तीनों एक ही नाम है। संवेदी गामक अवस्था बोलते हैं उसे, या पेशीय गामक अवस्था बोलते हैं। तो इस अवस्था का जो काल होता है कितना होता है, तो जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की ये अवस्था होती है। फिर आती है साथियों, ध्यान देना, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो आती है ना, ये कब आती है, तो ये आती है 2 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक की। पूर्व का मतलब होता है प्रारंभिक भी होता है। फिर आती है 7 वर्ष से लेकर 11 वर्ष तक की, ये होती है साथियों, ध्यान देना, 7 वर्ष से लेकर जो 11 वर्ष तक की होती है, इसे हम बोलते हैं मूर्त मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और इसके बाद में 11 वर्ष से बाद तक की जो आती है, इसे बोलते हैं हम अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ये जो होती है ना, ये फर्स्ट ग्रेड में डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिया गया है इससे। फर्स्ट ग्रेड में प्रश्न आया था कि अमूर्त या औपचारिक जो होती है ना, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि होती है। तो इसकी अवधि होती है 11 से लेकर 15 वर्ष तक। 11 से लेकर 15 वर्ष तक। ये 11 से 15 कौन बता रहे हैं, ये हमारे जीन प्याजे साहब बता रहे हैं। जीन प्याजे साहब ने क्या दिया था साहब, तो जीन प्याजे साहब ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था, जीन प्याजे ने दिया था। इसलिए जीन प्याजे को क्या कहते हैं, तो जीन प्याजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक कहते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है, जीन प्याजे। जीन प्याजे ने क्या दिया था, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। इन्होंने कितनी अवस्थाएं बताई थी विकास की, 4 अवस्थाएं बताई थी। कौन कौन सी अवस्था बताई, मैंने चारों को बता दी। और चारों की अवधि क्या क्या है, तो चारों की अवधि बता दी मैंने आपको। तो चलिए मैं अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ। ये जीन प्याजे से संबंधित है, ठीक है ना। अगले प्रश्न की ओर चल रहा हूँ मैं। अगला प्रश्न आपके सामने फिर से पेश हो चुका है साथियों। तो क्या कहना चाहता है, देखो प्रश्न आपसे ये कहना चाहता है कि आपको ये बताना है। प्रश्न नंबर 2 है, किशोरावस्था में व्यवहार, एक दो किशोरावस्था में एक तो व्यवहार और दूसरे क्या बोल रहा, मनोवृत्ति पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। देखो व्यवहार का मतलब तो आप जानते हो कि आपका व्यवहार कैसा है, आप मतलब कैसे कैसे काम करते हो, आपका सोच क्या है, ये सब व्यवहार से ले लेगा। मनोवृत्ति का मतलब होता है आपके देखने का नज़रिया, मतलब आप किसी दूसरे व्यक्ति को कैसे देख रहे हो, यही क्या होता है, मनोवृत्ति होती है। पर सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका पड़ता है, आप ये तो आराम से बता दोगे मेरे को। लेकिन साथियों इसमें क्या है कि देखो अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार होते हैं ना। तो पहला ऑप्शन क्या है, देखो संगी साथियों का, दूसरा है शिक्षक का, माता पिता का, चलचित्र का। चलचित्र का मतलब होता है साथियों फिल्म का, मूवी का, फिल्म या मूवी का होता है, ठीक है ना। तो अब आप टेंशन में आ रहे होगे कि यार मेरे ऊपर तो इसका भी प्रभाव पड़ा था, मेरे ऊपर इसका भी, देखो माता पिता का भी प्रभाव पड़ा था और शिक्षक का भी प्रभाव पड़ा था और संघ में जो मित्र मतलब मित्रों का भी प्रभाव पड़ा था। तो अब इसमें से कौन सा उत्तर सही लगा है, आपका तो दिमाग काम नहीं कर रहा होगा। लेकिन साथियों ध्यान देना, इसका करेक्ट आंसर जो जाता है ना,
संगी साथियों का यानी मित्रों का जो है ना सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है। ध्यान देना, हमारे व्यवहार कैसा है या हमारी मनोवृत्ति कैसी है, जिस हम जैसे दोस्तों की संगत में हम रह रहे हैं वैसे ही पड़ जाएगा। यदि हम नेगेटिव मनोवृत्ति वाले नेगेटिव लोग मतलब नेगेटिव लोगों के बीच में रह रहे हैं तो हमारी मनोवृत्ति निश्चित तौर पर नेगेटिव होगी, और हम पॉजिटिव मनोवृत्ति वाले की व्यक्तियों के साथ रह रहे हैं तो हमारी मनोवृत्ति निश्चित तौर पर पॉजिटिव होगी। जिस व्यक्ति का व्यवहार अच्छा है तो हमारा व्यवहार निश्चित तौर पर अच्छा होगा, जिस व्यक्ति का व्यवहार अच्छा नहीं है हमारा व्यवहार भी बुरा ही होगा। मतलब ये कह सकते हैं हम व्यवहार से कि हम चोर के साथ रह रहे हैं किशोरावस्था में तो हमारा फ्यूचर क्या हो जाएगा, चोरी करने लग जाएंगे हम। यदि हम एक बहुत अच्छे व्यक्ति के साथ में रह रहे हैं तो हम एक अच्छा व्यक्ति बन जाएंगे, ठीक है ना। ये चीज़ समझ में आई होगी आपको। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, संगीत साथियों का। ये आपको ऑप्शन पर ध्यान ही नहीं देना है, ठीक है। तो अगले प्रश्न की ओर चल रहा हूँ मैं। अगला प्रश्न आपके सामने क्या है, देखो अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। ये प्रश्न साथियों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न लिया है मैंने आपके लिए। इस प्रश्न का आप उत्तर दो तो मैं मान जाऊंगा कि आप वास्तव में मनोविज्ञान की तैयारी कर रहे हो, ठीक है ना। तो प्रश्न क्या है, तो चलिए लेते हैं प्रश्न। देखो, ज्ञान ज्ञान जो होता है, ज्ञान विद्यमान है, विश्वसनीय है तथा इस ज्ञान को प्राप्त करना ही अधिगम है। कौन सा संप्रदाय इस कथन को स्वीकार नहीं करता है वो बताना है आपको। देखो, इनमें से तीन कथन तो ऐसे हैं, मतलब तीन संप्रदाय तो ऐसे हैं जो इसको स्वीकार करते हैं, एक ऐसा है जो स्वीकार नहीं करता है। वो नहीं करता है ना, वो आपको पहचानना है। तो जल्दी से पहचान कर बताइए मुझे। तो इसका जो करेक्ट आंसर जाता है ना, इसका करेक्ट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर 3 को। संरचनावाद जो है ना, संरचनावाद ये कहता है कि ज्ञान विद्यमान नहीं है और ज्ञान पर विश्वास भी नहीं किया जा सकता है, और ज्ञान को प्राप्त करना ही अधिगम है, ये ठीक नहीं है। मतलब कौन कौन बोलता है ये बोलता है संरचनावाद। बाकी देखो, व्यवहारवाद, संज्ञानवाद, गेस्टाल्टवाद, ये सब इस चीज़ को मानते हैं। यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। अगले प्रश्न की ओर चल रहा हूँ मैं, और ये प्रश्न का आप उत्तर भी सही दिया होगा। अगले प्रश्न की ओर चल रहा हूँ मैं। देखो अगला प्रश्न क्या कहना चाहता है आपसे। अगला प्रश्न आपसे ये कहना चाहता है, आपको ये बताना है कि देखो अगला प्रश्न ये कहना चाहता है आपसे, आपको ये बताना है अधिगम में वृद्धि की जा सकती है। अधिगम जो होता है उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है, अधिगम में वृद्धि कैसे की जा सकती है, ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन जो है ये है, देखो, दंड देकर, विदेश में भेजकर, विटामिन देकर, प्रोत्साहन करके। मेरे किसी साथीगण को ये लग रहा होगा कि विदेश में क्या है कि बहुत ज़्यादा शिक्षा है और अगर विदेश में भेज दें हम तो वो क्या है कि अधिगम में वृद्धि हो जाएगी। लेकिन साथियों ऐसा नहीं है। आप जब तक किसी बालक को प्रोत्साहन मोटिवेट नहीं करोगे तब तक उसके अधिगम में वृद्धि नहीं होगी। देखो प्रोत्साहन कैसे करते हैं, जैसे कि आप अभी मेरी टेस्ट सीरीज को देख रहे हो आराम से, मैं बोल दूं कि देखो रीट की भर्ती आने वाली है, ऐसी भर्ती बार बार नहीं आती है, ये भर्ती आपके लिए गोल्डन चांस है, इस भर्ती में आपका सिलेक्शन हो गया तो आपके घर वाले आपको बहुत इज्जत देंगे, आपके घर के सरपंच बन जाओगे और आपको समाज में बहुत मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा। आप सोचो गवर्नमेंट जॉब के लिए कई लोग रात काली कर रहे हैं, दिन में जाग रहे हैं, रात में जाग रहे हैं, 11 लाख लोग इस रीट के पीछे भाग रहे हैं। तो आपको देखो, आपको भी अंदर से फील आ रहा है ना, नहीं यार मेरे को भी तैयारी करनी चाहिए। तो यही होता है साथियों प्रोत्साहन, ठीक है ना। तो अधिगम में वृद्धि कैसे की जा सकती है, अधिगम में वृद्धि करना केवल प्रोत्साहन कर देकर ही की जा सकती है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चल रहा हूँ मैं। अगला प्रश्न आपके सामने पेश हो चुका है। देखो क्या कहना चाहता है प्रश्न ये कहना चाहता है, थकावट और बीमारी जैसे कारक मुख्य रूप से प्रभावित करते हैं। मतलब देखो एक तो क्या है, थकावट है, एक दूसरी है बीमारी, जैसे कारक मुख्य रूप से किसे प्रभावित करेंगे। तो आप मुझे बताइए किसे प्रभावित करेंगे। तो बिल्कुल आपका जो आंसर आ रहा है बिल्कुल सही है। ये जो प्रभावित करेंगे ना, ऑप्शन नंबर 2 है, बच्चे के शारीरिक विकास को प्रभावित करेंगे। देखो थकावट मतलब आप में थकान है और आप बीमार हो तो इससे क्या होगा, बच्चे का शारीरिक विकास प्रभावित होगा। शारीरिक विकास प्रभावित होने के बाद में दूसरे विकास प्रभावित होंगे। तो इसका सही आंसर क्या होगा, शारीरिक विकास। थकावट और बीमारी जैसे कारक शारीरिक विकास को प्रभावित करते हैं। मैं अगले प्रश्न की ओर चल रहा हूँ। अगला प्रश्न आपके सामने पेश हो चुका है। क्या कहना चाहता है, देखो प्रश्न ध्यान से पढ़ना। प्रश्न आपसे ये कहना चाहता है, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के द्वारा तथ्यों, विचारों, अभिमतों अथवा संवेगों का आदान प्रदान किया कहलाता है। मतलब कि क्या कहलाएगा, आपको जल्दी से 4 ऑप्शन है उसमें बताना। देखो शिक्षण, सूचना, संप्रेषण, अधिगम, क्या कहलाता है, जल्दी से बताइए मुझे। इसका आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, बोसों के आंसर सही आ गए हैं। संप्रेषण जो होता है ना, ये क्या होता है, देखो संप्रेषण जो होता है ये होता है कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों के विचार, तथ्य, उनके मत, उनके संवेगों का आदान प्रदान किस में होता है, संप्रेषण में होता है।
अधिगम में क्या होता है, अधिगम में हम किसी भी चीज़ को सीखते हैं, नई चीज़ को सीखते हैं। सूचना में क्या होता है, किसी चीज़ को मतलब सूचना देना। और शिक्षण में क्या होता है, शिक्षण एक कार्य है। क्या है, एक कार्य है। अगले प्रश्न की ओर चल रहा हूँ मैं। अगला प्रश्न क्या है आपके सामने, देखो अगला प्रश्न आपके सामने पेश हो चुका है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसे प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। तो प्रश्न नंबर 7वां ये कहना चाहता है, शिक्षक के लिए पाठ योजना बनाना आवश्यक है। मतलब एक शिक्षक है, टीचर के लिए पाठ योजना बनाना आवश्यक है। क्यों आवश्यक है उसके लिए, तो इसका करेक्ट आंसर बताइए आप मुझे। इसका करेक्ट आंसर जो होता है, इसका करेक्ट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर हमारे 3 को। अनुदेशन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए एक शिक्षक क्या करता है, पाठ योजना बनाता है। तो ध्यान रखना, पाठ योजना क्यों बनाई जाती है। पाठ योजना जो है ना, अनुदेशन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए पाठ योजना बनाई जाती है। अगले प्रश्न की ओर मैं चल रहा हूँ। देखो अगला प्रश्न आपके सामने फिर से पेश होने जा रहा है। 8वां प्रश्न आपके सामने आ चुका है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, साथ में इसका आंसर दे दो आप, तो आपकी मनोविज्ञान बहुत अच्छी है, मतलब मनोविज्ञान की तैयारी आपकी अच्छी चल रही है। इसका आंसर आप दो, क्योंकि रीट में आप देख लेना, कोई भी मेरा साथीगण ये बोल दे कि ऐसे प्रश्न नहीं आते हैं तो बात देखो अलग हो जाएगी, ठीक है ना। ऐसे प्रश्न आते हैं, मैंने देखा है रीट के पेपर, चारों रीट, आरटेड, सीटेड, इनके पेपर उठा के देखे हैं। ऐसे प्रश्न की संभावना 100% होती है पूछने की। तो प्रश्न क्या कहना चाहता है, इसको पहले पढ़ते हैं हम। देखो प्रश्न ये कहना चाहता है, दो बालकों में समान मानसिक योग्यताएं नहीं होती हैं। उक्त कथन किस मनोवैज्ञानिक का है। देखो दो प्रश्न क्लियर हो रहे हैं इससे। तो पहली चीज तो जो भी आंसर आएगा वो क्या है, मनोवैज्ञानिक है। कई बार तो प्रश्न ये आ जाता है कि निम्न में से कौन सा शिक्षा शास्त्री है, निम्न में से कौन सा मनोवैज्ञानिक है, निम्न में से कौन सा मनोवैज्ञानिक नहीं है। तो ये प्रश्न पे आ जाता है कई बार। तो इससे दो प्रश्न क्लियर हो रहे हैं। पहला तो क्या, दो बालकों की मानसिक योग्यताएं समान नहीं होती हैं, ये कथन किसका है। तो पहले तो आप मेरे को ये बताओ कथन किसका है ये। तो प्रश्न नंबर 8 का सही उत्तर जो जा रहा है हमारा, सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर 4 को। हर लोग जो है ना, हर लोग एक मनोविज्ञान, ऐसी मनोवैज्ञानिक हैं, ये ध्यान रखना फीमेल हैं ये हर लोग। हर लोग एक ऐसी मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने ये बात बताई कि दो बालकों की मानसिक योग्यताएं समान नहीं हो सकती है। और हर लोग ने एक बात बताई थी कि ध्यान रखना, सब जितने भी मनोवैज्ञानिक थे वो ये मानते थे कि बालक का विकास जो होता है ना, ये गर्भ मतलब जन्म के बाद होता है। लेकिन ये श्रीमती विक्टोरिया हर लोग एक ऐसी पहली मनोवैज्ञानिक थी जिन्होंने ये बात बताई कि बालक का जो विकास होता है साहब, ये जन्म के बाद में, ये तो गर्भावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है। ये बात किसने बताई थी, हर लोग ने बताई थी। अब मैं बात करता हूँ जीन प्याजे की। जीन प्याजे भी एक मनोवैज्ञानिक है, ये भी मनोवैज्ञानिक है, ये भी, चारों मनोवैज्ञानिक है। ध्यान रखना, प्रश्न आ जाता है कि निम्न में से कौन मनोवैज्ञानिक है। तो ये चारों मनोवैज्ञानिक हैं। और ऑप्शन मिलेगा आपको जॉन डीवी। ध्यान देना, ऑप्शन क्या मिलेगा आपको, जॉन डीवी ऑप्शन मिलेगा। और जॉन डीवी क्या है, एक शिक्षा शास्त्री है। ये जॉन डीवी जो है ना, जॉन डीवी, ये क्या है, शिक्षा शास्त्री है। ये मनोवैज्ञानिक नहीं थे, ठीक है ना। ऑप्शन यही आएगा आपको। अभी 4-5 बार प्रश्न आ चुका है, 4-5 बार के यही आया है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको समझ में आ गया होगा। इसका करेक्ट आंसर तो हो जाएगा क्या, हर लोग। इन्होंने, जीन प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था और संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई थी। क्रो एंड क्रो ने क्या बात बताई थी, क्रो एंड क्रो ने ये बात बताई थी कि 20वीं सदी बालकों की सदी होती है। सोरेनसन ने क्या दिया था, सोरेनसन ने विकास का एक सिद्धांत दिया था, इसे कहते हैं समानता का सिद्धांत। समानता का सिद्धांत हमें ये बताता है कि प्रत्येक माता पिता अपने ही समान संतान उत्पन्न करते हैं। अगले प्रश्न की ओर मैं चल रहा हूँ। अगला प्रश्न क्या है, देखो आपके सामने अगला प्रश्न आ चुका है साथियों। अगले प्रश्न की ओर चलता हूं मैं। अगला प्रश्न आपके सामने पेज से, देखो अगला प्रश्न क्या कहना चाहता है। अगला प्रश्न आपसे ये कहना चाहता है कि आपको ये बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। पहले तो आप इसका उत्तर दे दो ना, मैं मान जाऊं आपको, मैं आपको आराम से टाइम दे रहा हूं कि आप इसका उत्तर अगर करेक्ट दे दो तो मैं मान जाता हूं कि आपकी मनोविज्ञान बहुत अच्छी है। तो पहले तो आप इसका उत्तर दो मेरे को। प्रश्न क्या कहना चाहता है, प्रश्न में आपको बताता हूँ, पढ़कर देखो। छात्र की विद्यालय उपलब्धि, छात्र की जो विद्यालय उपलब्धि निर्भर करती है, छात्र की विद्यालय के परिणाम मतलब विद्यालय की उसकी रिजल्ट किस पर निर्भर करते हैं, जल्दी से बताइए मुझे करेक्ट आंसर क्या होगा इसका। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि देखो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा ना, रुचि, बुद्धि, अभिप्रेरणा, लिंग। तो मेरे को लगता है ये तो नहीं आएगा इसमें। फिर आता है ऑप्शन नंबर, देखो अभियोग्यता, अभियोग्यता, बुद्धि, अभिप्रेरणा, जाति, जाति से कट कर जाएगा ये। रुचि, बुद्धि, शारीरिक बनावट, अभिप्रेरणा, शारीरिक बनावट से देखो विद्यालय की उपलब्धि मतलब छात्र की विद्यालय उपलब्धि से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बताओ बच्चा कौन, यही तो होती है टेक्निक, प्रश्न को सोल्व करने की टेक्निक क्या होती है, यही होती है। बच्चा कौन, ऑप्शन नंबर दूसरा, ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आप खुद सोचो ना, लिंग क्या, विद्यालय, छात्र की विद्यालय उपलब्धि को घटा बढ़ा सकता है, नहीं घटा सकता है। जाति घटा सकती है, नहीं घटा सकती है। शारीरिक बनावट घटा सकती है, नहीं घटा सकती है। बचेगा कौन, देखो सौ प्रत्यय का मतलब होता है साथियों उसका विचार, बुद्धि, रुचि और अभिप्रेरणा। बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा।
अगले प्रश्न की ओर चल रहा हूँ मैं। देखो अगला प्रश्न क्या है आपके सामने, अगला प्रश्न पेश हो चुका है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या करना चाहता है आपसे, इसको ध्यान से देखेंगे आप। कक्षा कक्ष शिक्षण होना चाहिए, मतलब आपकी कक्षा का जो शिक्षण है ना कैसा होना चाहिए। तो बहुत से विद्यार्थियों के मन में आ रहा होगा कि देखो तीव्र तो नहीं होना चाहिए, आप इसको आराम से काट दोगे। एक तरफा भी नहीं होना चाहिए, इसको भी काट दोगे। अब आपके मन में आ रहा होगा कि साहब सरल होना चाहिए, ठीक है ना, सरल होना चाहिए। आपका मन में आ रहा है, देखो मेरे मन में तो नहीं आ रहा है, आपके मन में आ रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर जो जाता है ना, इसका करेक्ट आंसर जाता है संवाद मूलक होना चाहिए। संवाद मूलक का मतलब छात्र और शिक्षक आपस में चर्चा करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सरल हो, जैसे कि आप उसको पूरे दिन भर गिनती सिखाते रह जाओ 10वीं वाले क्लास के बच्चों को भी। ये देखो बहुत सरल है, 10वीं वाले बच्चों को आप गिनती सिखाओ बहुत सरल है, लेकिन जरूरी नहीं कि आप उनको सरल कक्षा कक्षा सरल ही हो। संवाद मूलक होना चाहिए, मतलब कि क्रिया प्रतिक्रिया लागू होनी चाहिए। शिक्षक क्रिया करना चाहिए, छात्र उन पर प्रतिक्रिया करनी चाहिए। तो ये इसका ऑप्शन नंबर दूसरा क्या, तीसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चल रहा हूँ मैं। अगला प्रश्न आपके सामने पेश है। देखो क्या करना चाहता है प्रश्न, प्रश्न ये है बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। इस प्रश्न का भी उत्तर दो आप, अगर मनोविज्ञान की तैयारी कर रहे हो और आपने यूट्यूब पर बुक से बहुत अच्छी अच्छी मनोविज्ञान की किताबें हैं, इनमें से आपने अगर इन प्रश्नों के जवाब दे, तो मैं मान जाऊंगा आपको कि हाँ आप इनके जवाब दे पा रहे हो। 100% रिजल्ट रख दो इसका। क्या आएगा देखो, मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है। मोटिवेशन शब्द है, मोटिवेशन का मतलब होता है प्रोत्साहन, पुनर्बलन की उत्पत्ति किससे हुई थी। कोई बोल रहा होगा कि साहब ये भाषा तो हमने सुनी नहीं, ये तो गया जर्मन भाषा का है नहीं, ये गया। अब आए ऑप्शन दोनों, इनको करके बताओ मेरे। तो आप सोच रहे होंगे ये भी गया, क्या हो जाएगा, लैटिन भाषा का शब्द है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन अगर आ जाता ग्रीक, तब हमारे हवा और धुआं सब निकल जाते। ध्यान रखना ग्रीक भाषा भी आ जाती है ना, तो भी आपको क्या लगानी है, लैटिन भाषा ही लगानी है। क्या करेक्ट आंसर होगा इसका, लैटिन भाषा ही सही होगा, ये नहीं होगा इसका, ठीक है। तो अगले प्रश्न की ओर चल रहा हूँ मैं। अगला प्रश्न क्या है आपके सामने, आज का लास्ट प्रश्न है आपके सामने। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न लिया है, लास्ट प्रश्न लेता हूँ मैं, बहुत इंपॉर्टेंट लेता हूँ, ताकि उसके क्या हो बच्चे अधिक से अधिक उत्तर दे सके। तो ये प्रश्न आपके सामने पेश हो चुका है। क्या करना चाहते हैं देखो, ऐसा कौन सा अभिप्रेरणा का सिद्धांत है, मतलब अभिप्रेरणा का कौन सा सिद्धांत है जो कि संकल्प शक्ति पर बल देता है। संकल्प शक्ति पर बल देता है, कौन सा सिद्धांत है, जल्दी से बताइए मुझे। तो ऐसा जो वो सिद्धांत है ना, उस सिद्धांत का नाम है, ध्यान देना, करेक्ट आंसर जाएगा ऐच्छिक सिद्धांत। साथियों आप संकल्प लेते हो ना, अपनी इच्छा से लेते हो। जैसे कि मैं अगर मैं मान लो आपने किसी मेरे साथीगण ने ये संकल्प ले लिया है कि मुझे तो इस बार क्या करना है, रीट फाइट करना है। अगर मैं रीट फाइट नहीं करूंगा ना, तो ये बेरोजगारी का धब्बा मेरे ऊपर नहीं हटेगा। और साथ में रीट, आप ये क्यों सोच रहे हो कि बेरोजगारी का धब्बा हट जाएगा, अरे यार टीचर की नौकरी कितनी सुंदर नौकरी होती है, कितना कम काम होता है, किसी का प्रेशर नहीं होता है। पटवारी वगैरह इनमें देखो नेतागिरी का भी बहुत प्रेशर होता है, लेकिन टीचर एक ऐसी नौकरी है, शिक्षक, जिसमें बहुत मतलब आसान नौकरी है ये। अब इतनी छुट्टियां कितनी आती है देखो, 365 दिन में 200 दिन काम करना होता है। ओनली 24 घंटे में 6 घंटे काम करना होता है। मतलब कितनी अच्छी जॉब है साथियों ये। तो क्या बताओ आप, ये अपनी इच्छा से, तो ऐच्छिक सिद्धांत लागू होगा इसमें। यदि आप अभिप्रेरणा का सिद्धांत क्या होगा, संकल्प ले लो आज की मेरे को रीट में सिलेक्शन करवाना ही है, इसके लिए मेरे को रोजाना धाकड़ साइंस क्लासेज की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। और मैं ये मान के चलो कि यदि आप रोज मेरी हर एक टेस्ट सीरीज, आज मैं 16वीं टेस्ट सीरीज सोल्व करा रहा हूँ, एक से लेकर मैं जितनी भी टेस्ट सीरीज सोल्व करवाऊंगा आगे तक 60-70 तक जा सकती हैं ये। तो इन टेस्ट सीरीज को आप अगर ये सुन लेते हो, केवल सुन लेते हो, केवल क्या करते हो, सुन लेते हो, और इंपॉर्टेंट बोलूँ उसका स्क्रीनशॉट ले लेते हो ना, तो मनोविज्ञान में मैं गारंटी से बोलता हूँ साथियों, आपके 27 से 28% इस टेस्ट सीरीज सोल्व हो जाएंगे। इस टेस्ट सीरीज में से उठ के आ जाएंगे ऐसे ही प्रश्न, 27 से 28%, ये मान के चलो आप। तो इसका करेक्ट आंसर समझ में आ गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और मैं तो भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ कि आपकी रीट में नौकरी लग जाइए, और आप क्या बनो, एक शिक्षक बन जाओ, और जल्दी से जल्दी आपकी ज्वाइनिंग भी हो जाए, ताकि आप मास्टर बन के स्कूल में जाओ आराम ठान बांध से, ठीक है। तो साथियों चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करोगे, आप क्या करोगे, अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करोगे, ठीक है साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम, जय श्री राम।